नमस्कार। गोल चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का सीरीज चल रहा है, अब उसमें हम लोगों का अंतिम खंड जो यूपी स्पेशल का इतिहास है और कला संस्कृति है उसको हम लोग करेंगे। और जो यूपी स्पेशल का क्लास पढ़ाया जा रहा है ये न सिर्फ लोअर पीसीएस में बल्कि पीसीएस, आरओ या यूपी के अन्य जितने भी एग्जाम हैं वहां पर ये बहुत ही उपयोगी होंगे और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग आज उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कोई अलग इतिहास नहीं है, ये भारत के इतिहास के साथ साथ चलने वाली घटना है। इसलिए हम लोग जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो जैसे भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग प्राचीन भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी हम लोग प्राचीन भारत में जो भी चाहे प्राग ऐतिहासिक काल की घटनाएं हो या फिर हड़प्पा कालीन घटनाएं हो, वैदिक साहित्य से संबंधित हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, उसमें जो भी यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको देखते हुए और फिर मिडाइवल इंडिया में और फिर मॉडर्न इंडिया में जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने से पहले एक बार प्राचीन काल का जो डिवाइडेशन किया गया है इसको समझ लेते हैं। फिर इस डिवाइडेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे कि हमको उत्तर प्रदेश के कौन से फैक्ट यहां से देखने हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो प्राचीन काल का जो वर्गीकरण हमारे यहाँ इतिहास में किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। ठीक, कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल को ऐसे समझिए कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे और केवल पुरातत्व के आधार पर ही हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं जिसमें सिक्के, मृदभांड, आभूषण ये सब आते हैं, इनके आधार पे जो जानकारी मिलती है हमको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसका जो है कालक्रम का निर्धारण किया गया है और इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत से ही हमको इस इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को अगर देखते हैं तो ये 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास भारत का है उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप लोग देखेंगे कि कुछ चित्रात्मक जो है लिपियां मिली हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस काल की भी जो मैक्सिमम जानकारी है हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और पुरातात्विक स्रोतों से ही वो जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे का काल, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल को देखते हैं और उसके आगे का इतिहास देखते हैं। तो इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत विद्यमान हैं जिससे कि इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 कालखंड में हमारे भारतीय इतिहास को बांटा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां से जो तीनों कालखंड है इसमें पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसे पाषाण संस्कृति भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण संस्कृति कहते हैं। क्यों पाषाण संस्कृति कहते हैं? क्योंकि इस काल में जो है पत्थर के औजारों का बहुतायत में प्रयोग हुआ, इसलिए इसे पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में ही हुआ था, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था। याद रखिएगा कि मानव सभ्यता जो विकसित होना स्टार्ट हुई वो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल में ही होना शुरू हुई और इसीलिए मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ पे
प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल का जो कालखंड का डिवाइडेशन है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड का डिवाइडेशन किया गया है वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, जबकि नव पाषाण काल हमारा 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक जो है डिवाइडेशन किया गया है। अब यहां से हम लोग ये भारत में जो इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, खास करके हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे मेनली हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, यानी कि 3,000 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास देखेंगे और 600 ईसा पूर्व के पहले तक का इतिहास। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल को इतिहास में 3 कालखंडों में पुनः बांटा गया है। जो ये पूरा पाषाण काल है इसको 3 कालखंड में कौन कौन से बांटा गया है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल भी इसे कहते हैं। इनका कालखंड देख लीजिए। जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को कहते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को कहते हैं। यहां से जो मैंने डिवाइडेशन बताया, कभी कभी इन डिवाइडेशन से इनके काल निर्धारण से भी क्वेश्चन बनते हैं, या कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड सबसे लंबा था, तो पूरा पाषाण काल का कालखंड ये सबसे लंबा था। ठीक, और पूरा पाषाण काल में भी निम्न पूरा पाषाण का कालखंड ये सबसे लंबा कालखंड था। अब हम लोग आते हैं पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने डिवाइडेशन इतिहास का बताया, जब हम लोग इतिहास पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए शुरू करेंगे तो उसमें इस इतिहास को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से संभवतः बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। हर बार 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। यहां पे हम लोगों का उद्देश्य केवल यूपी के स्पेशल के जो प्रश्न आते हैं उनको देखना है। तो पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी तथ्य है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो यहां पे आप याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल हमने देखा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसको 3 कालखंड में बांटा गया था, जिसमें पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हमने देखा 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी? पूरा पाषाण काल यानी कि पाषाण संस्कृति में जो लोग थे वो काफी असभ्य, बर्बर और जंगली थे। ये मुख्यतः नदियों के किनारे रहते थे और इनका जो मुख्य पेशा था वो शिकार करना या आखेट करना था। तो ये लोग जो शिकार करते थे उसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, और मुख्य रूप से जो पत्थर उपयोग होता था, ये बार बार पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था? तो आप याद रखिएगा, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव पूरी तरह से असभ्य, बर्बर और जंगली था। वह प्रायः नदियों के किनारे एवं गुफाओं में रहता था। शिकार कर भोजन का संग्रह करता था, यानी इनके भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? शिकार करना। और शिकार के लिए किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो ये बहुत बार पूछा गया है, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आपका यूपी स्पेशल का प्रश्न बनता है। तो इन स्थलों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और नव पाषाण काल। तो तीनों में जो उत्तर प्रदेश में स्थल पाए गए हैं वो याद रहने चाहिए। तो यूपी में पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है बेलन घाटी। बेलन घाटी सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में बेलन नदी के
घाटी में अवस्थित है। बेलन घाटी आप याद रखिएगा कि बेलन नदी है जो कि सोनभद्र से निकलती है। ये टोंस या जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसी टोंस नदी की सहायक है। टोंस नदी जो है ये प्रयागराज के सिरसा में आके गंगा से मिलती है, यानी टोंस नदी गंगा की सहायक है और बेलन नदी टोंस या तमसा नदी की सहायक है। और सोनभद्र से इसका उद्गम होता है और प्रयागराज में आके ये टोंस नदी में बेलन नदी मिल जाती है। और इसी घाटी में जो है मानव का जो प्राचीनतम विकास था, प्राचीनतम अगर मानव का बसावट पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे बेलन घाटी में आपको मिलता है। इसके अलावा सिंगरौली घाटी ये भी सोनभद्र में है। यहां पे भी आप याद रखिएगा इस स्थान के नाम को कि पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चकिया चंदौली में पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों स्थल के नाम याद रखिएगा, बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया। ये पूरा पाषाण के अवशेष उत्तर प्रदेश में आपसे पूछेगा कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये तीनों के नाम। अब यहां पे हमने बताया कि जो बेलन घाटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं बेलन घाटी के बारे में। अभी मैंने बताया कि बेलन नदी ये टोंस या तमसा नदी की सहायक नदी है। यह दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ था। बेलन नदी जो घाटी है इसका पूछता है कि उत्खनन का कार्य किसने कराया या इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, इन्होंने जो बेलन नदी घाटी है इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। इन्होंने ही यहां उत्खनन का जो प्रारंभिक कार्य है शुरू कराया था। तो जी.आर. शर्मा का नाम पूछता है बेलन घाटी के खोजकर्ता कौन है। ठीक, इसके अलावा पूछता है कि बेलन घाटी को प्राग ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है, या किस स्थल को प्राग ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो याद रखिएगा बेलन घाटी को प्राग ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेलन घाटी आप इस तरीके से समझिए कि बेलन घाटी जो स्थल है पूरा, यहां पे जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों ही संस्कृतियों के अवशेष बेलन घाटी में प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राग ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक इसे क्यों कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल के तीनों कालखंडों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों कालखंडों के साक्ष्य और अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसे प्राग ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी से अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जितनी भी चीजें मैं इसमें बता रहा हूं सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। महत्वपूर्ण खोज, यहां पे आप याद रखिएगा कि बेलन नदी घाटी में प्रयागराज में एक कोरांव क्षेत्र है, वहां पे एक स्थान है लोहदा नाला। ठीक है, कौन सा स्थान का नाम है? तो याद रखिएगा लोहदा नाला। लोहदा नाला ये प्रयागराज में कोरांव क्षेत्र में लोहदा नाला नामक स्थान है। यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है कि किस स्थान से अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ये जो मातृदेवी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हड्डियों से निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा ये बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई थी। और लोहदा नाला कहां पे है, किस जिले में है अगर पूछ दे तो प्रयागराज के कोरांव क्षेत्र में यह स्थान वर्तमान में स्थित है। तो याद रखिएगा अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है जो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। हमने अभी बताया कि बेलन घाटी से निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इन तीनों कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो मातृदेवी की प्रतिमा है अस्थि निर्मित, ये किस कालखंड से संबंधित है, तो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल और उत्तर प्रदेश, मीजोलिथिक एज।
हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में जो भी फैक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आते थे उसको देख लिए हैं। अब हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड का डिवाइडेशन हमने किया था वो देखा था कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को मीसोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख जो विशेषता थी, यहाँ पे आके बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजारों का जो प्रयोग है वो आखेट करने में, शिकार करने में किया जाने लगा। तो पत्थर के औजार जो इतने छोटे छोटे होने लगे, इसलिए इस कालखंड को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड को माइक्रोलिथिक एज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन में वो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तीनों दे देगा। तो याद रखिएगा, छोटे छोटे पत्थर के औजार किस कालखंड में प्रयोग हुए? तो माइक्रोलिथिक एज में प्रयोग हुए। पशुपालन की शुरुआत, याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत जो है ये मध्य पाषाण काल में ही हुआ। और पशुपालन के भारत में अगर आपसे पूछ दे कि प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये दो नाम याद रखिएगा, बागौर और आदमगढ़। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछे तो बागौर कहां पे है? ये राजस्थान में है। और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। यहां से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था, तो याद रखिएगा, मानव द्वारा जो है पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। ठीक, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में जो मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपसे प्रश्न यूपी स्पेशल में बनते हैं। तो याद रखिए कि मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष हैं उत्तर प्रदेश में, ये प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थान है, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। इन तीनों नामों को याद रखिएगा, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। अभी इनकी विशेषताएं हम लोग अगले साइड में देखेंगे कि यहां से भी कौन से प्रश्न बनते हैं। प्रयागराज जिले में चौपानी मांडो, ये मेजा तहसील में है चौपानी मांडो। मिर्जापुर जिले में लेखहिया, मुरहाना पहाड़ और बगही खोर, ये 3 स्थान याद रखिएगा। तो यहां से जो मध्य पाषाण कालीन अवशेष है, अभी हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा था बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया, वहां से पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। जबकि मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा से, और प्रयागराज जिले के चौपानी मांडो से, इसके अलावा मिर्जापुर जिले के लेखहिया, मुरहाना पहाड़ और बगही खोर से प्राप्त हुए हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं जो यहां से प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यहां से सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो बेलन घाटी के उत्खनन करता थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे GR शर्मा, इन्होंने ही मुख्य रूप से सराय नाहर राय का भी उत्खनन कराया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ दे कि सराय नाहर राय के उत्खननकर्ता कौन थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा थे। जबकि महदहा और दमदमा का जो शुरुआती खनन है वो तो इन्होंने कराया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कराया गया। ठीक, सराय नाहर राय से स्थायी झोपड़ी बनाकर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दे कि स्थायी झोपड़ी बनाकर रहने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो सराय नाहर राय से। यहां पे इसी के साथ इसको भी याद रखिएगा कि स्थायी झोपड़ी बनाकर रहने के साक्ष्य महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपसे पूछे कि स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, तो सराय नाहर राय और महदहा दोनों से प्राप्त होते हैं। स्थायी रूप से मानव जो है ये झोपड़ी बनाकर इस समय रहने लगे थे। ठीक, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बार बार यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सराय नाहर राय से टोटल 11 कब्र मिले थे। 11 कब्र जो मिले थे उसमें
एक कब्र ऐसा था जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। ठीक, यानी कि 11 कब्र में से एक कब्र ऐसा था जिसमें एक साथ 4 मानव कंकाल पाए गए हैं। ठीक, महदहा में टोटल 28 कब्र मिली हुई थी। कितने कब्र? 28 कब्र। और दमदमा में टोटल 41 कब्रें मिली हुई थी। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछे कि एक कब्र में 4 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए थे, तो सराय नाहर राय से। जबकि अगर आपसे पूछे एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए थे, तो याद रखिएगा दमदमा से प्राप्त हुए थे। ठीक, इसके अलावा युगल समाधान पे पूछता है क्वेश्चन कि युगल समाधान के साक्ष्य निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा जो महदहा है यहां से 2 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान का मतलब बहुत आसान है कि यहां से 2 कब्र ऐसे मिले हैं जिसमें पुरुष और स्त्री को साथ में दफनाया गया है। महदहा में 2 कब्र ऐसे हैं जहां पर स्त्री पुरुष को साथ में दफनाया गया है, इसे युगल समाधान कहा जाता है। जबकि दमदमा में 5 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे संख्या पूछे कि 2 युगल समाधान तो महदहा, 5 युगल समाधान तो दमदमा, केवल पूछ दे कि युगल समाधान के जो है समाधान के साक्ष्य निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो महदहा और दमदमा दोनों हो जाएगा। 4 मानव कंकाल एक कब्र में सराय नाहर राय से, 3 मानव कंकाल एक कब्र से दमदमा। यही अंतर यहां से पूछते हैं, तो 1-2 बार अगर आप सुन लेंगे तो ये अंतर स्पष्ट हो जाएंगे और यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। अब इसके अलावा आप याद रखिएगा सराय नाहर राय से 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं, जबकि महदहा से 35 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। तो यहां पे 8 गर्त चूल्हा सराय नाहर राय और 35 गर्त चूल्हे कहां से पाए गए हैं, महदहा से पाए गए हैं। तो यहां पे एक चीज और क्लियर हो जाइए कि ये गर्त चूल्हे क्या होते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और चूल्हों का मतलब होता है जिसमें हम लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए। तो गड्ढा खोदकर खाना पकाने के लिए, मांस वगैरह पकाने के लिए उस समय गर्त चूल्हे बनाए जाते थे। तो 8 गर्त चूल्हे सराय नाहर राय से पाए गए हैं और 35 गर्त चूल्हे महदहा से पाए गए हैं। ठीक, 4 स्तंभ गर्त जो है ये सराय नाहर से मिले हैं। कितने स्तंभ गर्त? 4 स्तंभ गर्त। ये जो स्तंभ गर्त थे ये एक सामुदायिक चूल्हा था या फर्श था, उसके चारों ओर पाए गए। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि 5 स्तंभ गर्त अंडाकार फर्श के चारों ओर दमदमा में पाया गया। तो स्तंभ गर्त महदहा में नहीं पाए गए हैं। स्तंभ गर्त क्या होता था कि मान लीजिए कोई फर्श है, इस फर्श के ऊपर जो है चारों कोनों पर हम लोग जो झोपड़ी बनाते हैं तो 4 बांस पिलर के रूप में खड़ा कर देते हैं। तो उस बांस के पिलर के लिए जो गड्ढा खोदा जाता था उसी को स्तंभ गर्त कहा जाता था और इन्हीं स्तंभों पे झोपड़ी बनाई जाती थी। तो चूंकि समय के साथ झोपड़ी नष्ट हो गई, जो लकड़ी उसमें गाड़ी गई थी वो खत्म हो गई, लेकिन ये जो गर्त है ये उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ, जिससे कि अनुमान जो है वैज्ञानिकों ने लगाया कि ये स्तंभ गर्त यहाँ पे कभी न कभी बांस या बल्ली वगैरह के सहारे झोपड़ी बनाई गई होगी, तो वही है स्तंभ गर्त। तो आपसे अगर पूछ दे स्तंभ गर्त के साक्ष्य, तो सराय नाहर राय और दमदमा दोनों जगह से प्राप्त होता है। ठीक, इसके अलावा महदहा से एक फैक्ट बार बार पूछा जाता है, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ये बार बार पूछा गया है कि हड्डी के उपकरण एवं हड्डी के आभूषण निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा महदहा से। हड्डी के उपकरण और हड्डी के आभूषण। इसके अलावा हड्डी के आभूषण से युक्त एक मानव समाधि यहां से प्राप्त हुई है, यानी एक ऐसा कब्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कब्र में है और उसके साथ ढेर सारे हड्डी के आभूषण भी है।
तो ये हड्डी के आभूषण या हड्डी के उपकरण वाला प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा महदहा से प्राप्त हुआ है। अगला हम लोग देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के अन्य पुरा स्थल में हम लोगों ने देखा था कि प्रयागराज के मेजा तहसील में चौपानी मांडो, ये क्या था, मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल था। चौपानी मांडो की क्या विशेषता है, यहां से भी 2-3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला यही पूछा जाता है बार बार कि वृत्ताकार झोपड़ी कहां से प्राप्त हुए हैं। तो वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य जो हैं ये चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। और ये जो वृत्ताकार झोपड़ी पाई गई है, याद रखिएगा कि 12 स्तंभ गर्त के साक्ष्य इस झोपड़ी के किनारे मिले हैं, यानी कि 12 जगह पे ऐसे गड्ढे मिले हैं जिसको देख के लगता है कि यहाँ गोलाकार झोपड़ी बनी रही होगी। तो याद रखिएगा वृत्ताकार झोपड़ी और 12 स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त के मामले में एक चीज याद रखिएगा कि महदहा में स्तंभ गर्त नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा चौपानी मांडो की जो दूसरी सबसे विशेषता है, पहली देखिए वृत्ताकार झोपड़ी, याद रखिएगा जंगली चावल के यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जंगली चावल के जो साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं, तो उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ कृषि और खाद्य उत्पादन की तरफ जो शिकार वाला परंपरा थी उससे आगे बढ़ते हुए कृषि और खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण हो चुका था। ठीक, इसके अलावा चौपानी मांडो में मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के संक्रमण के साक्ष्य पाए गए हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के जो यहाँ पे उपकरण या मृदभांड वगैरह है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए याद रखिएगा चौपानी मांडो एक ऐसा स्थल है जहां पे मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य हैं, नव पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता बार बार पूछी जाती है, यहाँ के हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य पाए गए हैं और ये बड़े ही उन्नत किस्म के हाथ से बनाए गए मृदभांड हैं। तो याद रखिएगा इसकी 2 विशेषता, एक वृत्ताकार झोपड़ी और हस्त निर्मित मृदभांड, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं कि कहां से प्राप्त हुए हैं। तो चौपानी मांडो से। और यहाँ के जो हस्त निर्मित मृदभांड हैं ये दुनिया के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांडों में माने जाते हैं। ठीक, अग्निकुंड के साक्ष्य अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो चौपानी मांडो से। ठीक, अभी हमने गर्द चूल्हों के प्रमाण देखे थे कि सराय नाहर राय से 8 गर्द चूल्हे प्राप्त हुए थे और महदहा से 35 गर्द चूल्हे प्राप्त हुए थे। वो गर्द चूल्हे थे, जबकि अग्निकुंड ये जमीन पे बनाया गया ऐसा जगह था जहां पे अग्नि वगैरह जलाने की व्यवस्था की जाती थी। ठीक, तो अग्निकुंड के साथ चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था मिर्जापुर में लिखैया जो स्थान है ये भी मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी क्या विशेषता है, तो लिखैया में एक शिलाश्रय पाया गया है जहां पे 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय कौन सा है जहां से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा लिखैया मिर्जापुर। अगला हम लोग देख लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य का त्वरित अवलोकन, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा और जो कंफ्यूज करते हैं उन बिंदुओं को एक बार अलग कर लेते हैं। तो यहां पे युगल समाधान की अगर बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत 2 नाम आने चाहिए, महदहा और दमदमा। महदहा में हमने देखा था कि 2 ऐसे कब्र थे जहां पे कि युगल समाधान के प्रमाण मिले थे, जबकि दमदमा में 5 कब्रों में युगल समाधान के प्रमाण मिले थे। ठीक, महदहा में 2 कब्रों में और दमदमा में 5 कब्रों में युगल समाधान के प्रमाण मिले थे। स्तंभ गर्त की हम लोगों ने देखी, स्तंभ गर्त जो कि झोपड़ी के किनारे बांस बल्ली वगैरह गाड़ने के लिए गड्ढे किए गए थे उसे स्तंभ गर्त कहा जाता था। और स्तंभ गर्त के प्रमाण हम लोगों ने देखे, सराय नाहर राय में एक सामुदायिक चूल्हा था जो कि एक फर्श पे बना हुआ था, उसके चारों ओर 4 स्तंभ गर्त पाए गए। दमदमा में 5 स्तंभ गर्त पाए गए हैं और चौपानी मांडो में एक गोलाकार झोपड़ी थी, उसके चारों ओर जो है 12 स्तंभ गर्त पाए गए हैं, यानी कि ये 3 जगहों से
स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। यहां पे याद रखिएगा महदहा में स्तंभ गर्त नहीं पाया गया है। गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे याद रखिएगा कि आपकी कहां से, सराय नाहरराय से, और 35 गर्त चूल्हे महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अग्निकुंड हमने देखा कि चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो में 3 चीजें याद रहनी चाहिए, हस्त निर्मित मृदभांड, गोलाकार झोपड़ी, वृत्ताकार झोपड़ी और अग्निकुंड। ठीक, विशिष्ट कब्रों के बारे में हमने देखा कि एक कब्र में आपसे पूछ दे 4 मानव कंकाल तो सराय नाहरराय, और एक कब्र में 3 मानव कंकाल तो दमदमा। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो इसको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा या 1-2 बार वीडियो को सुनेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जिस क्रोनोलॉजी में ये आपको पढ़ाई जा रही है ये जल्दी आपको क्रोनोलॉजी में मिलेंगी नहीं। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं आज का, नवपाषाण काल और उत्तर प्रदेश। नियोलिथिक एज में हमारा जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। तो नवपाषाण काल को हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि नवपाषाण काल में पहली बार कृषि के साक्ष्य प्राप्त होने स्टार्ट होते हैं, और जब कृषि का प्रमाण मिलता है, जहां भी खेती बाड़ी होगी तो वहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिलेंगे। यानी कि अब लोग एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे और वहां पे खेती बाड़ी करने लगे, और लोगों ने आग का जो है प्रयोग करना सीख लिया। पहिए का निर्माण इसी काल में हुआ, तो इसीलिए इतने परिवर्तन इस काल में हुए नवपाषाण काल में कि इसे नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक, यानी कि कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन के प्रमाण, अग्निकुंड का प्रयोग, ठीक, पहिए का आविष्कार, तो ये सब नवपाषाण काल में हुए। अब हम लोग नवपाषाण काल में जो यूपी में पाए गए स्थल हैं उनको देखेंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। वहीं से आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्रश्न बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के कौन कौन से अवशेष मिले हैं तो याद रखिएगा, प्रयागराज का जो बेलन नदी घाटी क्षेत्र है यहां से नवपाषाण काल के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किन किन जगहों से बेलन घाटी में? तो कोलडिहवा से, महगड़ा से, चौपानी मांडो से और पंचोह क्षेत्र से। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे पहला जो प्रायिकता होता है ज्यादातर कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल है या कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल है, कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है, यहीं से कैटेगराइज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन घाटी क्षेत्र में कोलडिहवा है, महगड़ा है, चौपानी मांडो है, पंचोह है। इसके अलावा संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव, इसको याद रखिएगा कि संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला नवपाषाण कालीन स्थल है। अब इन स्थलों से कुछ प्रश्न बनते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे सबसे पहले लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर जिले में था। अब यहां से 2-3 फैक्ट को बहुत अच्छे से जान लीजिए और ये बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला तो आपका उत्तर होगा लहुरा देव। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी बात हो रही है, यानी कि पूरे भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित उस समय जो अलगाव नहीं हुआ था, तो इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आपसे पूछ दे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो लहुरा देव से। यहां से 9000 ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व के बीच में ये इंपॉर्टेंट है कि धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आधुनिक जो शोध हुए उसके बाद इस स्थान का नाम पहले आ गया, नहीं तो इसके पहले यही प्रश्न जब बनता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले तो उत्तर होता था मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ वह स्थान था जहां से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी आपसे पूछेगा तो आप लहुरा देव को आंसर मानेंगे। कोलडिहवा यहां से 7000
से लेके 6000 ईसा पूर्व के बीच में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा हमने देखा कि प्रयागराज जिले के बेलन घाटी क्षेत्र में है। तो यहां से जब तक लहुरा देव का ये प्रमाणित नहीं हो गया कि यहां से सबसे पुराने धान के साक्ष्य मिले हैं, तब तक कोल्डिहवा ही पहले स्थान पे था। अभी आपको याद रखना है कि लहुरा देव ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। कोल्डिहवा को याद रखिएगा, यहां से 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ का मैंने बताया कि यहां से गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेहरगढ़ हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व। अगर ऑप्शन में लहुरा देव ना दिया हो तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ ही उत्तर में होगा, ये याद रखिएगा। महगड़ा हमने देखा बेलन घाटी क्षेत्र प्रयागराज में महगड़ा नामक स्थान था। यहां से पशुबाड़ा का प्रथम साक्ष्य मिला है। पशुबाड़ा यानी कि पशुओं को रखने का एक स्थान होता है जिसमें ढेर सारे पशुओं को इकट्ठा रखा जाता है। तो पशुबाड़ा का प्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछे तो महगड़ा से मिला है। नवपाषाणिक स्थल है, ये कहां पे है? प्रयागराज जिले में। चौपानी मांडो के हम लोगों ने फैक्ट पहले ही देख लिए थे, क्योंकि चौपानी मांडो मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो चौपानी मांडो से संबंधित हम लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की जानकारी यहां से मिलती है। हस्त निर्मित मृदभांड संसार के प्राचीनतम मृदभांडों में से एक यहाँ की विशेषता थी। इसके अलावा वृत्ताकार झोपड़ी यहाँ की विशेषता थी। ठीक, तो ये आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल था उसका हम लोगों ने पूरा खंड देखा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और बाकी चीजों को देखा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल थे उनकी विशेषताएं थी उनको देखा और नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थलों को देखा। तो इसको 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और बार बार यहां से कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं तो वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो नोट्स बना लीजिए या फिर 1 से 2 बार देख लीजिए, चीजें आसान हैं और क्रोनोलॉजी में है तो याद हो जाएंगी। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल इतिहास का अगला खंड जिसमें हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में यूपी स्पेशल से संबंधित कौन से फैक्ट बनते हैं, ऋग वैदिक में कौन से बनते हैं, फिर बौद्ध जैन से संबंधित उत्तर प्रदेश के फैक्ट, फिर जैन धर्म, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर। इसके बाद हम लोग मिडाइवल इंडिया में जाएंगे, फिर मॉडर्न इंडिया में। तो इतिहास के पूरे कालखंड को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यूपी स्पेशल के किसी भी एग्जाम में अगर यूपी स्पेशल आता है तो प्रश्न गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।